हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग वित्तीय लेखांकन का जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने एक बार पढ़ा दिया है, कुछ स्टूडेंट हमसे जो जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाने के बाद ये आपकी सेवा में हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं पूरा समझाता चलूंगा, जहां जहां पर अंडरलाइन है और जितना मैंने गोले में कर दिया वो समझ लो जरूर सबसे पहले तैयार करना है। ओके, और अगर इतना आप तैयार कर ले तो एक भी प्रश्न अगर एग्जाम में बच जाए तो शिकायत आप हमसे करिएगा। जो बच्चे हमको कमेंट करते हैं कि सर जी हमने कुछ पढ़ा नहीं है और इतना सा आप बता दीजिए कि हम पढ़ करके पास हो जाएं, अरे तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ये वीडियो है। और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं तो वो यहां पर समझ लें कि एक दो चैप्टर हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो इनमें से, क्योंकि मैंने पूरा इंडिया के लेवल का ये जो सिलेबस है वो बनाया है। और एक या दो चैप्टर अगर आपके नहीं हो उन प्रश्नों को छोड़ देना, बाकी कुछ सबको तैयार कर लेना। ओके, और सबसे पहले ये तैयार कर लेना, अगर पेपर की भाप ना निकाल दो तो हमसे शिकायत करना। ओके, तो आइए समझाते हैं हम। और ये सबसे अच्छी बात ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि पुराने हमारे चैनल पे और जो लोग हैं उनके चैनल पे जो पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट वो सब पुराने सिलेबस के बेस पे है, लेकिन अब नए सिलेबस के बेस पे देखिए क्या निकल करके आता है। और सबसे पहले आप इन जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए, बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई टीचर ये तो कह ही नहीं सकता कि आप इतना कम तैयार करो। भाई मैं तो हर स्टूडेंट से कहता हूं और पढ़ो, लेकिन सबसे पहले इनको पढ़ो। अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो समझ लो बहुत कुछ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है एग्जाम में, यहां लेखांकन किसे कहते हैं लिखा है, वहां वित्तीय लेखांकन किसे कहते हैं ये लिखा हुआ हो सकता है। ओके, लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेखांकन किसका होता है यार, वित्त का ही तो होता है, तो ये यहां पर समझना होगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखांकन किसे कहते हैं। लेखांकन के उद्देश्यों को, कार्यों को एवं प्रकृति का वर्णन करो, लेखांकन की विधियां लिखो। और इन सब प्रश्नों को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओके, यहां पर मैं बताऊं प्रकृति और कार्य बहुत आते हैं और ये हमारे सिलेबस पे इन सभी के आंसर आपको हमारे इसमें मिल जाएंगे। और कोई भी प्रश्न आपको अगर समझना है उसका आंसर, उस प्रश्न के बारे में विद संजीव सर करके अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो तुरंत सारे आंसर मिलते हुए चले जाएंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरा बीकॉम का कोर्स हमने अपलोड कर दिया बहुत इजी लैंग्वेज में। अगला सेकंड नंबर पे अधिकार शुल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी आती है। अधिकार शुल्क किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं और लघु कार्य जो राशि होती है उसके बारे में लिखने को तो आता ही आता है। तो इस तरह से तैयार होने वाले खातों का आपको वर्णन करना है। ऊपर जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द अकाउंटिंग, राइट द ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के मेथड्स जो थे वो भी ऊपर वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। तलपट वाले की मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, इसको सीधा प्रश्न यही बनता है जाकर के कि डिफाइन द तलपट नहीं, अधिकार शुल्क, डिफाइन द रॉयल्टी एंड इट्स ऑल अकाउंट्स या प्रिपेयर ऑल नेसेसरी अकाउंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन कोई आ सकता है, लेकिन इसमें तैयार होने वाले जो खाते हैं उनका वर्णन करना, अंडरलाइन किया हुआ है उसको सबसे पहले तैयार कीजिए। ये विशेषताएं भी अधिकार शुल्क की खूब पूछी जाती हैं। किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है ये तो खूब ही पूछा जाता है। किराया हमेशा मूर्त वस्तुओं का होता है, जैसे ये पेन है, पेन हम किसी व्यक्ति के लिए अगर दे दे तो वो इसके बदले में जो हमें धनराशि देगा वो इसका किराया कहलाएगा। लेकिन हम अपनी योग्यता या हम जो पढ़ा रहे हैं यही किसी और व्यक्ति के लिए रॉयल्टी पे दे दें, किराए पे दे दें, तो इसके बदले में क्या होगा कि किसी नॉलेज के प्रयोग के बदले में जब दूसरी धनराशि दी जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। ये मेन डिफरेंस है। ओके, तलपट किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाने की विधियां, और स्पष्ट करो तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है। डिस्क्राइब दैट द ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, यानी तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आने लगा है एनईपी के थ्रू। जब से एनईपी लागू हुई है तब से ये जो टॉपिक है तलपट वाला इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी ये भी आ जाता है कि वो कौन सी त्रुटियां हैं जो तलपट से स्पष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, और अगला है किराया क्रय पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किराया क्रय पद्धति क्या होती है, राइट द मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विद द डिफरेंस। देखो डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति में
अर्थ भी लिखना है और इसका अंतर भी लिखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं और लाभ हानि पूछ रहा है, यही पूछी जाती हैं। आपके लिए बहुत कम मिलेगा किस्त भुगतान पद्धति के विशेषताएं और लाभ हानि, मोस्टली जगह पे आपको किराया क्रय पद्धति की ही आज तक के इतिहास में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है शाखा व्यापार का अर्थ और विशेषताएं लिखो। देखिए अंग्रेजी में लिखने को आएगा राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रांच अकाउंट। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस यानी शाखाओं के प्रकार कितने होते हैं ये पूछा जाएगा। आश्रित व निराश्रित शाखाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांचेस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आश्रित और निराश्रित ये दोनों शाखाओं में अंतर तो सबसे पहले तैयार कीजिएगा और ये बहुत पूछा जाता है। अगला है विभागीय खाते किसे कहते हैं, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस। देखो भैया इसकी विशेषताएं और लाभ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और विभागीय व्ययों का बंटवारा कैसे होता है ये भी पूछ लिया जाता है। और इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है विभागीय व्यापार और शाखा व्यापार में क्या अंतर है, ये बहुत पूछा जाता है। विभागीय व्यापार और शाखा व्यापार में क्या अंतर है, ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है और आपके सिलेबस में ये दोनों एक साथ दिए हुए होते हैं। अगला है अगर आपके सिलेबस में, अब यहां तक तो वो चीज जो थे जो नॉर्मल थे ही थे, अब अगर इंसॉल्वेंसी अकाउंट अगर आपके सिलेबस में है तो प्रश्न बनता है कि दिवालिया किसे कहते हैं, दिवालिया कानूनों सहित दिवालिया घोषित होने की विधि का वर्णन करो, डिस्क्राइब द इंसॉल्वेंसी, यानी कोई व्यक्ति को दिवालिया घोषित कैसे करोगे, इसके लिए एक लंबी प्रोसेस है, एक बड़े प्रॉपर चैनल से जाना होता है। और ये प्रॉपर जो चैनल है आपको हमारी वीडियोज में मिलेगा, वहां पर सर्च कर लीजिएगा दिवालिया होने की विधि विद संजीव सर करके अगर सर्च करोगे तो देखो आपके सामने खुद खुल करके कोई भी इनमें से प्रश्न है विद संजीव सर करके अगर देखो तो तुरंत मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। इन लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा आपको न्यूमेरिकल तो मिलेंगे आगे और बाकी थ्योरी में कोई भी प्रश्न मिल ही नहीं सकता है। और ये नीचे जो हम दे रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में से मैं बता दूं शॉर्ट मोस्टली यही रखे हुए होंगे। हाँ, ऊपर प्रश्नों में और नीचे प्रश्नों में एक दो हो सकता है कहीं पर लैंग्वेज का फर्क आ जाए। लैंग्वेज का मतलब है पूछ ही रहा होगा, वो घुमा के पूछ सकता है। हमने किराया क्रय पद्धति लिख दिया है तो वहां पर पहले हो सकता है किस्त भुगतान एवं किराया क्रय पद्धति लिख करके आ जाए, लेकिन मोस्टली प्रश्न यही होंगे। ठीक है, अगला है लेखांकन के प्रमुख सिद्धांत लिखो, किसी एक का वर्णन करो। ठीक है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्राइब एनी वन। देखो क्या होता है, जो लेखांकन के प्रमुख सिद्धांत हैं इनको अवधारणाओं के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये सिद्धांत होते क्या हैं, प्राचीन समय से लंबे समय से जो लेखांकन करने में नियमों को और जो पुराने विचार हैं उनको हम प्रयोग करते हुए चले आ रहे हैं, वही तो लेखांकन के सिद्धांत हैं। तो लेखांकन के सिद्धांत कुछ और नहीं है, प्राचीन समय से चले आ रहे वही कायदे कानून और नियम हैं जो लेखांकन में हमेशा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जिनके बिना लेखांकन हो ही नहीं सकता है। ओके, जैसे मुद्रा मापन का सिद्धांत, या मुद्रा मापन का सिद्धांत, जब तक किसी भी लेन देन को मुद्रा में नहीं मापोगे उसका लेखा तुम कर ही नहीं सकते। दोहरा लेखा का सिद्धांत या दोहरे पहलू का सिद्धांत, अब जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है वो तो डबल एंट्री सिस्टम पे हो रही, वरना बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी। एक डेबिट दूसरी क्रेडिट कैसे बना लोगे यार जब एक नहीं होगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में भी मैंने बोल दिया था, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्राइब वन। ठीक है, नेक्स्ट है लेखांकन मानक क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए डिस्क्राइब करना है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक अगर कहीं पर लिखने के लिए आ जाए तो समझ लो इसको अगर आप पढ़ लोगे तो यहाँ से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें काट छाट नहीं होती है, इसको बना करके भी नहीं लिखा जा सकता है। ओके, अगला है दोहरा लेखा प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, लूकस पैसियोली इसके जन्मदाता थे। डी कंप्यूटिसाइड स्क्रैप्चर उन्होंने एक बुक लगी थी और 1494 में इस प्रणाली का जो है जन्म हुआ था। और यहाँ से लेखांकन का विकास भी, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग यहीं से माना जाता है जब दोहरा लेखा प्रणाली आई। और कितनी प्रणालियाँ होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज कैश प्राइस, वो कैश मेथड, सेकेंड इज सिंगल एंट्री मेथड एंड इंडियन अकाउंटिंग मेथड, और चौथा है डबल एंट्री मेथड। तो ये 4 प्रकार हैं, इकहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। 5वीं भी आ गई है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। अगर आपके लिए कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के बारे में भी अगर ऐड करना हो तो अब 5 हो चुके हैं। ओके,
अगला है खाता बही किसे कहते हैं। खाता बही लेजर के लिए पूछ रहा है, इसकी 5 विशेषताएं पूछ रहा है। मीनिंग ऑफ लेजर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। ठीक है, देखो विशेषताएं और इसका अर्थ पूछ रहा है किसका, खाता बही का। खाता बही वह पुस्तक है जिसमें जितने भी लेन देन होते हैं उन समस्त लेन देनों के लिए अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं। ठीक है, उसे हम खाता बही कहते हैं। रोकड़ बही किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैश बुक के लिए पूछ रहा है। रोकड़ बही के प्रकार, भैया 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली पासबुक के कैश बुक के लिए पूछ रहा है ये। बीजक मूल्य व लागत मूल्य में क्या अंतर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखो बीजक मूल्य किसे कहते हैं, लागत में लाभ जोड़कर बनाया गया मूल्य बीजक मूल्य कहलाता है। और लागत मूल्य किसे कहते हैं, कोई वस्तु को क्रय से लेकर के जब तक गोडाउन में पहुंच जाती है वहां तक के सारे खर्चे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है उस वस्तु की क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। वैसे भी किसी वस्तु को उत्पादित करने में या खरीद करके गोडाउन में रखने में जितना खर्च होता है वो उसकी लागत बनती है जाकर के। कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अच्छा किसी को शेयर करो ना करो लेकिन तुम तो सब्सक्राइब कर लो कम से कम। ओके, अगला है जीएसटी, जरूर पूछेगा जीएसटी के बारे में और इसकी विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने अपलोड कर दी है। संपत्ति का अर्थ व प्रकार लिखिए। संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संपत्ति वाला जो इसके प्रकार हैं वो जरूर आप मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, चल संपत्ति है, ठीक है, बनावटी संपत्ति, इन सबको पूरा समझ लीजिएगा। समुद्री खाते का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। वॉयज अकाउंट को पूछ रहा है क्योंकि वॉयज अकाउंट जो होता है समुद्री यात्रा खाता उसके लिए पूछ रहा है, तो इसकी विशेषताएं लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। अर्थ तो क्या लिखोगे यार, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनसे होने वाले लाभ हानि की गणना के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें समुद्री यात्रा खाता कहते हैं। और डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे जाते हैं और जो क्रेडिट साइड होती है उधर इनकम लिखी जाती है। इनकम में सिर्फ 5 आइटम आते हैं। दूसरे पक्ष में कौन कौन से आते हैं भैया, जाते समय भाड़ा, आते समय भाड़ा, पासेज मनी जाते समय, आते समय पासेज मनी और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और क्या आ सकता है, वॉयज इन प्रोग्रेस आ सकती है। 6ठे आइटम के अलावा 7वां आइटम तो आता ही नहीं है। अच्छा, लाभ हानि भी आ सकता है, हानि भी आ सकती है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको तैयार करिएगा और इसके अगर नोट्स की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए विशेष आपको परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आप सबसे पहले इनको तैयार कीजिएगा, मजा आ जाएगा। सबसे अगर ये आपने तैयार कर लिए तो आपका जो पेपर है 100% 99% पढ़ा हुआ पेपर होगा, गारंटी है हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।